हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, इन्वायरमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए इसका चैप्टर 7 जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज उसका पार्ट 4 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। साथियों, आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाइल्ड लाइफ। एलिफेंट जैसे लेपर्ड वगैरह जो होते हैं ना, उनकी डेथ हो जाती है। बहुत सारी बार हमने सुना होगा कि ट्रेन से लड़के डेथ हो जाती है। ठीक, तो इसके बारे में आज हम थोड़ा शुरू से जानते हैं। देखिए, ऐसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ही बड़ा खतरा है वाइल्ड लाइफ के लिए, और हमारी जो ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी है इसके कंजर्वेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम जानते हैं, देखिए हमारे संविधान के अंदर भी देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो हमारा संविधान में आर्टिकल नंबर आता है 48A, वो भी ये कहता है कि जो स्टेट है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगी, इम्प्रूव करेगी एनवायरनमेंट को और सेफ रखेगी फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को हमारे देश की। इसके साथ हमारा आर्टिकल नंबर 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसका भी कार्य क्या है? प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना। किसको? हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गई, रिवर्स हो गई, इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ हो गई। हाँ, और इनके प्रति प्रेम का भाव रखना, इन लिविंग क्रिएचर्स के प्रति जैसे आप खुद को समझते हो वैसे इनको समझना। ये सब लिखा है आर्टिकल 51A, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, संविधान के अंदर। तो ये ड्यूटी है, हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि हम इसको संभाल के रखें, प्रिजर्व करके रखें, प्रोटेक्ट करके रखें, हमारी वाइल्ड लाइफ हेरिटेज को प्रॉपर नरिश करें। खासकर सिंस दीज एनिमल्स जो होते हैं ना कि अब वो हेल्पलेस हैं, है ना। बायोटिक प्रेशर इन पे आएगा तो वो क्या करेंगे? उनके पास थोड़ी ना कोई गाड़ी मोटर है, जो भी चल रहा है वो अपनी प्रकृति में जी रहे हैं। अगर आपने उस प्रकृति को छेड़ा या गड़बड़ किया तो बेचारे किसके पास जाएंगे? तो ये बात है। तो अब क्या करा जाना चाहिए? देखिए, कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और यहाँ पे जो रेलवेज़ हैं, ये दोनों मिल के ये आए और इससे जो सेफ्टी है वाइल्ड लाइफ की और इंश्योर कराएं दोनों मिलके। दूसरी बात, जहाँ पे रिस्की है ना, जहाँ पे ऐसा लगता है ऐसा एरिया है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ है और यहाँ पे ऐसा लगता है कि क्रॉसिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। सपोज़ करिए यहाँ से जो है वो निकाल रखा है कोई भी ट्रांसपोर्ट का रूट, और यहाँ से ऐसा हो सकता है कि जो है इस फॉरेस्ट से इस फॉरेस्ट में या कैसे भी क्रॉस करता हो कोई एनिमल। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऐसी जगहों को ध्यान में रखना पड़ेगा जहाँ पे क्रॉसिंग स्पॉट्स हों, और सिग्नेज पुट अप करना पड़ेगा ताकि वार्न कर दिया जाए पहले ट्रेन ड्राइवर्स को, दूसरे रेलवे के पर्सनल को, कि वो डायरेक्शन दें ट्रेन को कि यहाँ भैया धीरे धीरे स्पीड से चलो, ये जो है पैसेज इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात कि जो लिस्ट है ना जाने माने वल्नरेबल पैचेस की फॉर वाइल्ड लाइफ, उन्हें अपडेट करिए और ये रेलवे तक लिस्ट पहुंचाइए कि भैया यहाँ तक आप अपनी जो है चीज़ों को प्रोटेक्ट करके चलिएगा। यहाँ पे ये पैचेस जो है वल्नरेबल है, ये जगह है। चौथी बात कि इलेक्ट्रॉनिकली टैग कर दीजिए कि इसको जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ है जैसे एलिफेंट हो गया, लेपर्ड वगैरह हो गया, पर्टिकुलरली हाई ट्रैफिक एरियाज़ में, ताकि जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट पर्सनल है वो इनके मूवमेंट को ट्रैक करते रहें और रेलवे ऑफिशियल्स को यहाँ पे पहले ही वार्निंग दे दें टाइम पे कि ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। एक बार ये इलेक्ट्रॉनिकली टैग्ड हो गए तो फॉरेस्ट पर्सनल इनके मूवमेंट को टैग कर पाएंगे एंड इनको इस जो है दिक्कत से, हार्म से बचा पाएंगे। अच्छा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट करा जा सकता है। किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए, रेलवे के स्टाफ के लिए, जैसे कि आप वॉकी टॉकीज़ दे लीजिए इनको, लगातार कनेक्शन बनाए रखिए कंट्रोल रूम वगैरह के साथ में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ के एरियाज़ हैं ना, या जहाँ पे भी आपको लगता है कि ज़रूरी है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को पोस्ट करिए रेलवे के कंट्रोल रूम में, ताकि वो रेलवे स्टाफ के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके चल सकें और इनको इन्फॉर्म करें कि कहाँ से एलिफेंट निकल के जा रहा है। तो आपको रेलवे की अथॉरिटीज़ को पता होगा कि कहाँ पे हमको ऐसा प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, पहले से ही ले लेना है ताकि कोई परेशानी ना हो।
और लास्ट में ये है कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएं सारे रेलवे और फॉरेस्ट फील्ड के पर्सनल को, और ध्यान किस पे हो, एम्फिसाइज ये करा जाए कि भैया हमें प्रोटेक्ट और कंजर्व करके रखना है, वाइल्ड लाइफ को ध्यान रखिएगा, इसको हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो और ये चीज़ें करी जा सकती है। नेक्स्ट जो है, जो इम्पैक्ट होता है रेडिएशन का, जो मोबाइल टावर से निकलती हैं, वो रेडिएशंस का इम्पैक्ट जो पड़ता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर और वाइल्ड लाइफ के ऊपर, उसको हम समझेंगे। अभी आपने हाल फिलहाल सुना होगा कि जब कोविड आया था 21 वाला, है ना, सेकेंड वेव जो आई थी, उसमें भी बात बहुत हो रही थी कि 5G की टेस्टिंग हो रही है इसलिए लोग मर रहे हैं। देखा था, खूब व्हाट्सएप मैसेज चला था। तो देखिए, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स देश के अंदर बढ़ रहे हैं, और जब मोबाइल फ़ोन के यूज़र बढ़ेंगे तो टावर भी लगाए जाएंगे, इंस्टॉल करे जाएंगे हर एक जगह पे, हर एक सिटी के कोने में, टाउन्स में। तो अब इससे एक समस्या उठती है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वाइल्ड लाइफ के ऊपर या ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर। आइए एक एक करके समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम हेल्थ के इम्पैक्ट को बताते हैं। हर एक जो एंटीना लगाया जाता है ना सेल फोन टार के ऊपर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को रेडिएट करता है, खुद से निकालता है। और एक सेल फोन का टार जो है उसे बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, एक पर्टिकुलर का तो होता नहीं है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा एंटीना लगेंगे उतनी ज़्यादा जो है पावर इंटेंसिटी होगी आसपास के एरिया में, और पावर का लेवल जो बढ़ेगा पास के टार में ये ज़्यादा होगा एंड रिड्यूस करेगा एज वी मूव अवे, है ना। अभी देखो आपके पास है तो रेडिएशन ज़्यादा है, आप जैसे दूर जाओगे तो रेडिएशन कम हो जाएगा। तो अब बात आती है किस तरीके से सेल फोन के टार्स का रेडिएशन, आपने सुना होगा, एक पिक्चर भी आई थी इसको लेके तो किस तरह से ये बर्ड्स को या बीज को कैसे अफेक्ट करता है ये सेल फोन के टार का रेडिएशन। देखिए, पहली बात तो जो सरफेस एरिया होता है बर्ड का, ये रिलेटिवली बड़ा होता है दैन देयर बॉडी वेट, बॉडी के वेट से ज़्यादा होता है उनका सरफेस एरिया, अगर आप कंपेयर करोगे आप ह्यूमन बॉडी के कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो बर्ड्स होती हैं वो रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेती हैं, और जैसे कि उनकी बॉडी में फ्लूइड का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी सी बॉडी का वेट है उनका। तो इससे क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी में हो जाता है अंदर फ्लूइड गर्म, और मैग्नेटिक फील्ड जो टार से निकलती हैं वो बर्ड के नेविगेशन स्किल को भी जो है वो डिस्टर्ब करती हैं। अब आप जानते हैं ना कि बर्ड उड़ रही है, अपनी स्किल्स, अपनी नेविगेशन स्किल्स का यूज़ कर रही है, लेकिन जब जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी गई इन टार्स के द्वारा तो इससे ही डिस्टर्ब हो जाती हैं बर्ड्स। ठीक है, जब बर्ड्स इन EMR से एक्सपोज होती हैं तो ये किसी और डायरेक्शन में बहने उड़ने लग जाती हैं। मैंने आपको लास्ट वाले बीज में भी ये चीज़ बताई थी। और बहुत सारे बर्ड्स मर भी जाते हैं हर साल लड़ लड़ के इन टेलीकम्युनिकेशन मास से। तो ये चीज़ें हैं। तो बात आती है किस तरीके से सेल फोन के टार रेडिएशन करते हैं, रेडिएशन अफेक्ट करती है ह्यूमंस को। बर्ड का बताया, ह्यूमंस पे क्या है। देखिए, जो EMR है ये सेलुलर और साइकोलॉजिकल बदलाव लाती है ह्यूमंस में। क्यों? थर्मल इफेक्ट्स की वजह से। थर्मल इफेक्ट्स क्यों जनरेट होते हैं? जनरेट होते हैं ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन। और इस पे अगर आप इसका एक्सपोजर की वजह से क्या होता है, जेनेटिक डिफेक्ट्स आते हैं, इफेक्ट्स होता है रिप्रोडक्शन पे, डेवलपमेंट पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिहेवियर पे वगैरह वगैरह। EMR की वजह से नॉन थर्मल इफेक्ट्स भी आते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की फील्ड से होते हैं एट लेवल्स टू लो टू प्रोड्यूस significant heating and are due to movement of calcium and other ions across cell membranes। अच्छा, तो ऐसा जो एक्सपोजर होता है ना, ये जाना जाता है कि यही इसी से आपको फटीग होगा, नौसिया होगा, इरिटेट रहेंगे, सर में दर्द होगा, भूख कम लगेगी, दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। तो आज के टाइम पे हम देखते हैं आज का जो करंट एक्सपोजर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं ये पूरी तरह से बेस्ड हैं थर्मल इफेक्ट्स जो होते हैं उन पे, है ना। लेकिन हमने नॉन थर्मल इफेक्ट्स की भी कुछ एविडेंसेस देखे हैं, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो अब बात आती है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं स्टेक होल्डर्स की, समझते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की बात करें तो इन्होंने नोटिफाई करा है कि इम्पैक्ट जो भी होते हैं कम्युनिकेशन टार के वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर, और ये इन्होंने कंसर्न एजेंसीज को बताया है कि आप इन नॉर्म्स के हिसाब से चलिए और फॉर नोटिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर सेफ लिमिट ऑफ EMR को लेके।
दूसरा, स्टेट या लोकल बॉडीज़ तो रेगुलर मॉनिटरिंग करें, ऑडिटिंग करें अर्बन लोकल लोकेलिटीज़ की, एजुकेशनल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रिक्रिएशनल प्रीमाइसेस की, जैसे इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ आते हैं, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ आते हैं। उसके बाद यहाँ पे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए। जब कब किया जाए? परमिशन देने से पहले, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर्स इन वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज़ में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बात आती है स्टेट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टेट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनकी अगर हम बात करें तो देखिए स्टेट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, इनको काम दिया गया है इस बात का कि आप रेगुलर अवेयरनेस, जागरूकता पहुंचाइए लोगों के बीच में, जो भी नॉर्म्स हैं सेल फोन के, उसको लेके, सेल फोन टावर्स के लेके, डेंजर्स जो भी हैं, जो भी खतरा है ईएमआर को लेके, इनसे, इन सब सारी बातों को। ठीक है, अब यहाँ पे आता है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, इनका क्या रोल है समझते हैं। देखिए ये ध्यान रखें कि हाई रेडिएशन फील्ड के साथ चीज़ें ओवरलैप ना करें। ठीक है, नए टावर जो है उनको परमिट ना करा जाए विद इन द रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर। जैसे एक टावर ये लगा हुआ है तो उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो नए टावर को परमिशन ना दें। दूसरी बात कि लोकेशन और फ्रीक्वेंसी जो है सेल टावर्स की या दूसरे टावर्स की जो ईएमआर एमिट करते हैं, निकालते हैं खुद से, ठीक है, वो जो है अवेलेबल करा जाए पब्लिक डोमेन में, सब कुछ बताया जाए पब जनता को कि इतनी ये लोकेशन पे लगा है, ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, ऐसे ऐसे है। उसके बाद जीआईएस मैपिंग सारे ही सेल टावर्स की मेंटेन करी जाए, जिससे हम पॉपुलेशन जो बर्ड की है उसे मॉनिटर करेंगे, बीस की जो पॉपुलेशन है वो हमें पता होनी चाहिए, है ना। और आसपास की जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया है और जो मोबाइल टावर्स हैं, सब कुछ हमें पता होना चाहिए कहाँ कौन से लगे हुए हैं, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हमें रिफाइन करना चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड ऑन सेफ लिमिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ ईएमआर को, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अवेलेबल लिटरेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अलग अलग लाइफ के फॉर्म्स पे। और उसके बाद लास्ट में कि हमें प्रिकॉशनरी अप्रोच लेके चलनी है ताकि एक्सपोजर का लेवल कम से कम हो और हम एक स्ट्रिक्टर नॉर्म्स को अडॉप्ट कर पाएँ। अच्छा, कुछ और दूसरी एजेंसीज़ का काम क्या रहना चाहिए? कोई भी स्टडी जो भी करी जाएगी इस ईएमएफ के रेडिएशन के इम्पैक्ट को लेके वाइल्ड लाइफ के ऊपर, उन सारी स्टडीज़ को शेयर करने की जिम्मेदारी है और इसको लेके एक पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी है दूसरी एजेंसीज़ की। ठीक है, तो ये सब किया जा सकता है जिससे सब बचे जा सकते हैं। फिर बात आती है जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज़ के बारे में। क्या होते हैं ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज़, थोड़ा सा समझते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ समझेंगे। देखिए जो प्रोपोनेंट्स थे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के हैं भी, उन्होंने ये बात क्लेम करी है कि जो ये ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो जेनेटिकली ऑल्टर्ड होते हैं, वो तेज़ी में बढ़ते हैं, अच्छी क्वालिटी के यील्ड देते हैं, है ना, उपज बढ़िया देते हैं, अच्छी क्वालिटी इनकी वुड की होती है ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी। तो ये जंगलों के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया जो है साबित होंगे। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है तो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बढ़िया रहेंगे। तो आइए थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं पहले है क्या चीज़। देखिए जो फर्स्ट फील्ड ट्रायल्स था इन जीई जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज़ का, इसकी शुरुआत हुई थी बेल्जियम से 1988 में, जब उस समय रिसर्चर्स ने शुरू किया कि वो जो भी पॉपुलर ट्रीज़ हैं उनको डेवलप करेंगे जो कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हैं, एंड इनको ऐसे करेंगे इससे ऐसे हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होंगे ये और यहाँ पे जल्दी जल्दी ग्रो कर पाएंगे। फिर क्या हुआ, बात आगे बढ़ी। सन 2002 में चाइना ने एक कमर्शियल जीई पॉपुलर ट्रीज प्लांटेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करा एज अ स्ट्रैटेजी। किस लिए? कि जो डिफॉरेस्टेशन का इशू था इसको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करने के एक कदम उठाया उसको लेके। तो शुरुआत में तो जो जीई ट्रीज थे ये इस्टेब्लिश करे गए 300 हेक्टेयर के एरिया में। अब तो चाइना के अंदर देखा जाए तो बहुत भारी मात्रा में शो करते हैं। इसके साथ फॉरेस्ट्री सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंगेज कर दिया है। अच्छा, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे ब्राज़ील हो गई, अर्जेंटीना हो गई, वहाँ पे फोरनर्स जो थे जीएम फूड क्रॉप्स के, वो भी जीई ट्रीज़ को लेके काम कर रहे थे ताकि प्रोडक्शन पल्प का और पेपर का बढ़ाया जा सके। तो अब आपने जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में तो सुना ही होगा। तो देखिए अब एक सवाल ये उठता है, क्या जीई ट्रीज जो हैं वो जीएम क्रॉप से ज़्यादा सेफ होते हैं क्या?
इसको लेके दोनों ही आर्ग्यूमेंट है, एक इसके फॉर है, एक इसके अगेंस्ट है, दोनों ही समझाती हूँ। फॉर वाला पहले बताती हूँ कि हाँ, जो ये कहता है कि जो जीई ट्रीज़ हैं वो सेफ़ होते हैं जीएम क्रॉप्स से। तो ये जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं टेक्नोलॉजी के, वो ये कहते हैं कि जो जीई ट्रीज़ हैं वो सेफ़ है, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं आएगा। ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन ने भी अप्रूव कर दिया है प्लांटेशन जीई ट्रीज़ का एज कार्बन सिंक्स के तौर पे अंडर क्योटो प्रोटोकॉल के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत। और ये जो स्टैंप लग गया है, अप्रूव दे दिया है इन्होंने, इसके चलते बहुत सारी कंट्रीज़ हो सकता है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगी और जीई प्लांटेशन को अपने अपने यहाँ लगाएंगी। अच्छा, जो लोग अगेंस्ट कहते हैं उनको समझाते हैं। देखिए, इन्वायरमेंटलिस्ट का ये कहना है कि ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा खतरा है ना, सीरियस थ्रेट है, जैसे जीएम क्रॉप्स है उसी तरह। ट्रीज पेरेनियल होते हैं, इनको पानी चाहिए है ना, और ज़्यादा लंबा रहेंगे, एग्रीकल्चर क्रॉप से ज़्यादा जिएंगे। अब मेटाबॉलिज्म में ट्रीज़ के चेंज होगा, तो ये बहुत सारे, मतलब जब इनको प्लांट करोगे आप, उसके कई सालों के बाद होगा। ट्रीज़ वाइल्ड होंगे, अनडोमेस्टिकेटेड होंगे, तो इससे बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बात का पता लगाना कि किस तरीके से हमें जीन को लेकर आना है और जीन किस तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट में बिहेव करेगा। तो ये जो फैक्ट है, ये इकोलॉजिकल रिस्क लेकर आएगा जीई ट्रीज़ के साथ में, और बहुत ज़्यादा लेकर आएगा एग्रीकल्चर क्रॉप्स के कंपैरिजन में। इसने ये भी कहा कि जो ट्री के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, तभी तो आगे और प्लांट उगते हैं, तो ये जो पॉलन होंगे वो ट्रैवल करेंगे 600 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे, समझ रहे हैं, तो नॉर्मल से कितना ज़्यादा हो गया। तो प्रोबेबिलिटी जो जीई ट्रीज़ की पॉलन की है, लाइकली बहुत भारी मात्रा में दूर दूर के एरिया को जो है आसपास के फॉरेस्ट को सब कंटेमिनेट कर लेगी, बहुत सारी वैरायटी हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव ये एक ट्रेट आ जाएगा, क्वालिटी आ जाएगी, इससे इकोलॉजिकल बैलेंस को खतरा है। भाई अगर मान लीजिए यहाँ पे ये नॉर्मल पेड़ लगे हुए, अब यहाँ जीई ट्री, जब इसकी जब पॉलन ग्रेन्स बह के यहाँ तक आ गए मान लो, तो इनका कब्जा यहाँ होगा क्योंकि ये लोग हैं मजबूत, तो यहाँ वाले तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो ये है, तो एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ग्लोबल साउथ में ये अफेक्ट कर जाएगी। अच्छा, जो ये कंटामिनेटेड पॉलन है, ये खतरा हो सकते हैं, हनी बीज को खतरा हो सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉलिनेशन को वाइल्ड और एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंदर। तो ये दोनों ही बातें कही जाती हैं। तो अब बात आती है कि हु आर बिहाइंड डेवलपिंग जीई ट्रीज एंड वाई, कौन है जिसने जो है ये डेवलप कर दिया जीई ट्रीज को, और क्यों करा, एंड वाई, क्यों करा। देखो, ये एक बताती हूँ मैं। ओके, इट इज आर्बोजेन, एक सब्सिडरी है ये मॉन्टेसो ऑयल कंपनीज की, जैसे ब्रिटिश पेट्रोलियम है और शेवरॉन है, जो इन्वेस्ट कर रही है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। और इन सारी कंपनीज के लिए जीई ट्रीज एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल्स के लिए, क्योंकि जीई ट्रीज जो है वो इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक ग्रीन फ्यूल होता है। अब जैसे इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, फूड के स्टॉक्स जो अटैक के अंदर आएंगे उनसे, तो जो कंपनीज हैं उनको ऐसा लगता है कि यहाँ बढ़िया फ्यूचर है नॉन फूड सेल्यूलोज फीड स्टॉक का, लाइक जीई ट्रीज। तो अब कंपनीज तो अपना फ़ायदा देख के चलती हैं ना। अब आप कहेंगे कि मैम इंडिया के अंदर क्या माहौल है, हम तो रह रहे भारत में, है ना। अब हमको बताइए, बाहर बूहर की कंट्री तो चलो समझ आता है, इंडिया के अंदर क्या सीन है। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट जो जेनेटिकली इंजीनियर ट्री का हुआ था, वो रबर ट्री के साथ हुआ था। कैसे डेवलप करके रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट को, कहाँ पे, केरला के अंदर। तो जीई रबर वो बढ़िया ऐसा था जिसने जो है सूखे में भी, ड्रॉट रेजिस्टेंस एरिया में भी खुद को अडेप्ट कर लिया, और इसके अंदर इन्वायरमेंटल स्ट्रेस टॉलरेंस भी थी कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी जी पा रहा था। इससे क्या मदद मिली कि हम रबर को नॉन ट्रेडिशनल एरिया में उगा सकते हैं, जहाँ पे कंडीशन इतनी फेवरेबल नहीं है इसको उगाने वाली। अच्छा, आयरॉनिकली जो फील्ड ट्रायल्स हुए जी रबर ट्रीज के, उसे अप्रूव कर दिया गया उस समय के एनवायरमेंटल मिनिस्टर मिस्टर जयराम रमेश जी के द्वारा। मिनिस्ट्री ने ये कहा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रीज जो हैं वो कम खतरा है अगर आप कंपेयर करोगे फूड क्रॉप से। तो एक ये अजम्पशन बेसलेस था। क्यों? क्योंकि जो ये बीज थे, सीड्स थे रबर ट्री के, उनको यूज़ करा जाता था एज अ कैटल फीड, एंड
इससे क्या हुआ कि जब ये इन्होंने कैटल इन सीड्स को खाया तो ये फूड चेन में चले गए। ठीक है, कैसे फूड चेन में? भैया दूध वो देंगी, दूध कोई और पिएगा, है ना, ऐसे होगा। सेम तरह से केरला ऐसा रीजन बना जहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी रबर हनी की निकलती है रबर प्लांटेशन से। और केरला एक जीएम फ्री स्टेट था, उसको ये डर लग रहा था कि कहीं जीई रबर जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी पे ना अफेक्ट कर ले, तो इसने इसको आवाज़ उठाई इस बायो सेफ्टी इश्यूज़ को लेके। तो अब रबर ट्रीज जो है वो एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट ये दिखाते हैं कि जो हमारी वेस्टर्न फॉरेस्ट्री साइंस है वो यहाँ आ रही है ना, एम्फेसिस डाल रही है फॉरेस्ट के अंदर, एक कमर्शियल एंटिटी के तौर पे फॉरेस्ट को देख रही है जो वुड और पल्प प्रोड्यूस करने के लिए खाली बने हैं। तो अलग अलग तरह के फॉरेस्ट को सिंप्लीफाइड करा गया है, रिमूव करके बहुत सारी स्पीशीज़ को इस्टेब्लिश करके मोनोकल्चर को, और हम देखते हैं ना सब अपने फ़ायदे के लिए हम यूज़ करते हैं कमर्शियली। ऑलरेडी देश का लैंडस्केप तो ऐसे ही मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ ट्रीज यूकेलिप्टस मोनोकल्चर प्लांटेशन के अंदर है ही है। और ये अप्रोच एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस लेकर आया एनवायरनमेंट के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के अंदर, वहाँ के लोकल लोगों के साथ में। सेम ट्रेंड यहाँ इन्फोर्स करा जाएगा जब हम इस्टेब्लिश करेंगे जीए ट्री प्लांटेशन को, तो इससे क्या होगा? और ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट का खतरा है। तो ये है कुछ इंडिया की कहानी जो मैंने आपको बताई जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज को लेके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है MOEF बैन डॉल्फिन कैप्टिविटी। इसको समझते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने यहाँ पे बैन लगा दिया किस चीज़ पे? कि आप डॉल्फिन को इंडिया के अंदर जो है वो कैप्चर नहीं कर सकते हो। अब इससे एक नया एथिक्स का पूरा एक समझ लीजिए चैप्टर खुल गया एनिमल प्रोटेक्शन को लेके मूवमेंट इन इंडिया के अंदर। ठीक है, एनिमल प्रोटेक्शन का जो मूवमेंट इंडिया के अंदर चल रहा है उसको लेके। तो ऐसा डिसीजन था पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए कि भाई पूरे विश्व के अंदर देखा जा रहा है कि डॉल्फिन जो है उनको बेटर तरीके से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, बेस्ड ऑन हु रेदर देन व्हाट दे आर। अब एक यहाँ पे बात उठती है, देखिए जिसे हम लोग कहते हैं डॉल्फिनेरियम इन इंडिया, है ना, डॉल्फिनेरियम्स इन इंडिया। देखिए इंडिया के में अगर हम बात करें, एकलौता एक्सपीरियंस जो डॉल्फिन्स को रखने का है वो 1990s में आया था, जब उस समय 4 डॉल्फिन्स को इंपोर्ट करा गया था बुल्गारिया से चेन्नई की डॉल्फिन सिटी में, जो कि एक सब स्टैंडर्ड मरीन थीम्ड अम्यूजमेंट शो था, जहाँ पे ये जैसे आने के 6 महीने बाद ही मर गई थी। तो नए प्रपोजल्स क्या हैं ये समझते हैं। तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने रिसेंटली अनाउंस करे हैं प्लान स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन को लेके कि हम डॉल्फिनेरियम्स को इस्टेब्लिश करेंगे कमर्शियल डॉल्फिन शोज़ के लिए। और डॉल्फिन जो होती है ना वो बहुत ही मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है अम्यूज़मेंट पार्क में। अगर हम देखें बाहर, आप वीडियोस देखते होंगे ना कैसे आके डॉल्फिन फ़ोटो वोटो खिंचाती हैं, तो भाई हमारे देश के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो मेजर प्रपोजल था वो करा गया, सिमिलर इस्टेब्लिशमेंट बनाए भी गए महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन के द्वारा, केरला फिशरीज डिपार्टमेंट के द्वारा कोची के अंदर, कुछ प्राइवेट होटलियर्स के द्वारा नोएडा में, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन में अपने। तो अब ये बैन क्यों लगाया गया, थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। ठीक है, बात क्या हुई कि सिटेशियंस, जैसे कि इसमें बहुत सारे होते हैं ना जानवर, ये वेल्स आती हैं, डॉल्फिन आती हैं, पोर्पोइसेस आते हैं, ये जाने जाते हैं कि डॉल्फिन वगैरह, वेल वगैरह ये सब बहुत इंटेलिजेंट जानवर हैं, है ना, एनिमल्स हैं। हालांकि ये कोई मतलब ऐसा एडजस्ट नहीं करते हैं बढ़िया तरीके से कि इनको पकड़ के रखा जाए, है ना, एक जगह पे ही बंद कर दिया जाए, है ना, तो इससे उनको बहुत डिस्ट्रेस हो जाएगा। और कैप्टिविटी इंडस्ट्री इनकी ज़िंदगी ख़राब कर देगी डॉल्फिन्स के, इनको आज़ादी देगी नहीं, इनको जो है उसके बाद इनको हार्म होने लगेगा। कैप्टिविटी इंडस्ट्री जो है वो क्या हो रहा है भाई, दिखाएगी हम हार्म नहीं करें, लेकिन केयर थोड़ी ना आज़ादी से रह रहे। भाई आप अक्लमंद इंसान हैं, अब आपको अगर हम पकड़ लें तो आप मेंटली पागल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ ह्यूमन लॉज एग्जिस्ट करते हैं कि आप ज़बरदस्ती के लिए क्रुएल्टी नहीं कर सकते जानवरों के ऊपर, लेकिन तब भी जो है एनिमल्स को अब तब भी जो है प्रॉपर्टी के तौर पे ही देखा जाता है। यूजुअली इनको बेसिक राइट ऑफ लाइफ नहीं दिए जाते, लिबर्टी और फ्रीडम नहीं दिया जाता फ्रॉम दी हार्म। तो राइट्स के अंदर ये नहीं है कि खाली कि आपको कैप्चर नहीं करना है ना, या एक जगह नहीं रखना या मारना नहीं है, ताकि भैया
बस इस बात को ध्यान रखना है कि ये राइट्स वायलेट ना हो। बहुत सारी कंट्री जैसे ब्राज़ील हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, चिली हो गया, इन्होंने डॉल्फिन्स की मतलब आप कैप्टिविटी में उसको नहीं रख सकते, कैप्चर नहीं करके सकते, उन्होंने बैन रखा है ये। तो ये जो कदम उठाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा, ये महीनों बाद आया था जब प्रोटेस्ट हुई थी ना अगेंस्ट प्रपोज, जो एक डॉल्फिन पार्क को प्रपोज किया गया था साउथ स्टेट ऑफ केरला में। प्लान्स था कि कुछ हम मरीन मैमल पार्क को भी करेंगे अदर पार्ट ऑफ कंट्री में, इसको लेके प्रोटेस्ट हुई। तो क्या ऑर्डर आया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का, यहाँ समझते हैं। देखिए, सर्कुलर जो रिलीज़ करा सेंट्रल जू अथॉरिटी ने, उसके हिसाब से अगर देखें तो स्टेट्स दैट बिकॉज डॉल्फिन्स, मतलब ये कहता है कि जो डॉल्फिन्स की वजह से, है ना, अगर हम देखें डॉल्फिन्स जो होती हैं, मतलब बेसिकली जो डॉल्फिन्स होती हैं वो बहुत इंटेलिजेंट और एक सेंसिटिव जानवर है ना। आप उसको नॉन ह्यूमन पर्सन के तौर पे देखो, और वो अपने खुद की शर्तों पे जीने का उसको हक है। कहते हैं कि मॉरली अनएक्सेप्टेबल है कि आप इनको पकड़ के रखोगे। तो इसलिए MOEF ने सारी स्टेट से कहा कि आप जो प्रपोजल है डॉल्फिनेरियम्स बनाने का, उसे रिजेक्ट करिए, चाहे प्राइवेट पार्टीज या गवर्नमेंट एजेंसी, कोई नहीं बनाएगा। और ये कहा कि आपको अलाउ नहीं होगा कि आप इंपोर्ट करें और कैप्चर करके रखें सिटेशियन स्पीशीज़ को और इनका यूज़ करें कमर्शियल एंटरटेनमेंट के लिए, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक एग्जीबिशन हो। इंडिया के अंदर गैंजेटिक डॉल्फिन एंड स्नब फिन डॉल्फिन, इनको प्रोटेक्ट करा जाता है, प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। आप सुनते रहते भी होंगे, करेंट न्यूज़ में भी आता रहता है। और सरकार ने भी यहाँ पे डिक्लेयर करा है गैंजेटिक डॉल्फिन को एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल के तौर पे। साथ में बहुत सारे एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके तहत काम भी करते हैं। उन्होंने कैंपेन करा है देश के अंदर कि हम डॉल्फिनेरियम्स का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसे यहाँ पे रोकेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोहिबिशन ऑफ रिमूवल ऑफ शार्क फिन्स इन द सी। क्या है ये थोड़ा समझते हैं। देखिए, जो लगातार हंटिंग हो रही है शार्क्स की, इनह्यूमन हंटिंग हो रही है ना, तो उसको रोक लगानी है इस पर। और इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ऐसे कहना है कि भैया आप देखो, ये इलीगल तरीके से हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है स्पीशीज़ का, शार्क्स की, रेज की, स्केट्स की, जो कि शेड्यूल 1 के अंदर आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत। तो इन्होंने भी एक पॉलिसी को अप्रूव करा है कि भैया आप शार्क फिन्स का रिमूवल रोकिए ऑन बोर्ड अ वेसल इन द सी। अब देखिए, पॉलिसी ने ये कहा कि किसी भी तरीके से अगर आप शार्क फिन्स को पकड़ते हो जो नेचुरली अटैच नहीं है टू द बॉडी ऑफ द शार्क, तो इसको हंटिंग माना जाएगा, है ना, हंटिंग माना जाएगा शेड्यूल 1 के अंदर स्पीशीज़ के। और ये पॉलिसी कहती है कि हम एक्शन लेंगे, इम्प्लीमेंट करा जाएगा एक्शन बाय कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, एक प्रॉपर लॉ के माध्यम से काम किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट रोल है मेंटेनेंस में इकोसिस्टम, जो जैसे मरीन इकोसिस्टम है ना, तो उसमें शार्क का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम कहते हैं ना टाइगर्स का और लेपर्ड्स का फॉरेस्ट में, वैसे ही वहाँ शार्क्स का है। और इंडिया जाना जाता है कि यहाँ पे करीब 40 से 60 स्पीशीज़ हैं शार्क्स की। ठीक है, हालांकि जो पॉपुलेशन है कुछ की वो बहुत कम हो रही है, लेकिन है तो क्योंकि क्यों कम हो रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। हाई डिमांड होती है शार्क फिन्स की, है ना, शार्क फिन सूप की इंडस्ट्री में। तो ये रिपोर्ट करा गया है कि फिन्स जो शार्क के होते हैं, जो पकड़े जाते हैं इन द मिड सी, उसे निकाल लेते हैं ऑन द वेसल, एंड उसके बाद फिर शार्क को डीफिन कर दिया और उसको वापस फेंक दिया सी में, वो बेचारी वहाँ मर जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, इनह्यूमन आप किलिंग कर रहे हो कितने सारे शार्क्स की, फर्दर पॉपुलेशन जो है इतनी कम हो रही शेड्यूल 1 में स्पीशीज़ की। ये प्रैक्टिस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और डिफ़िकल्टीज़ लेकर आती है जो प्रोविज़न हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उसको लेके, है ना। कैसे आप पता करोगे कि लो अब किसी चीज़ का कोई एक ऑर्गेन ही निकाल लोगे या आप कुछ उसके जो है इसका सामान ही निकाल लोगे तो हम क्या कह रहे हैं, पूरा तो मारा नहीं भाई हमने। तो ये बड़ी गलत बात है। अब लास्ट में मेरा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं साथियों। जो अब आप कहेंगे कि इन्वायरमेंट जो कम हो रहा है क्या इसकी भी कोई कॉस्ट होती है? बिल्कुल होती है ना। हर चीज़ की आप कीमत चुकाते हो। हर साल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इंडिया के अंदर वो करीब 3.75 ट्रिलियन का, मतलब 5.7% का इंडिया के 2009 के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से हम बता रहे हैं, है ना। ऐसा रिलीज़ करा था रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने, उसमें दिखाया था।
तो एक और भी चीज़ें हैं कि स्टडी थी जिसका टाइटल था डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ सेलेक्ट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया। इसको भी लाया गया था देखने के लिए कि कितना इन्वायरमेंटल डैमेज होता है इंडिया के अंदर अर्बन के एयर पोल्यूशन से, है ना, लेड वगैरह, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह से। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल डिज़ास्टर, इतनी बुरी तरह से जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज का इनएडिक्वेटली यूज़ करना, जैसे इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन। तो ये सब कॉस्ट सोसाइटी के ऊपर तो इम्पोज करती है ना, जैसे हेल्थ ख़राब होना, इनकम का कम हो जाना, पॉवर्टी का बढ़ना, वेलेबिलिटी का बढ़ना, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे डिजीज़ भी होते हैं पुअर वाटर सप्लाई से, सैनिटेशन से, हाइजीन की कमी से। तो ये जवान बच्चों को मदद करते हैं जो 5 साल से कम है, ठीक है, ये सब। तो इसको लेके सरकार ने क्या कदम लिए? सरकार ने बहुत सारे, देखिए, प्लान लेकर आई पोल्यूशन को रोकने के लिए। ऑटो फ्यूल की सप्लाई इम्प्रूव करी, वेहिकुलर और इंडस्ट्रियल एमिशन के नॉर्म्स को और ज़्यादा मजबूत बनाया, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को मैंडेटरी कर दिया कुछ स्पेसिफाइड एजेंसीज़ के लिए, मैनेजमेंट करा म्यूनिसिपल, हजार्डियस और मेडिकल वेस्ट का, क्लीनर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करा, मजबूत बनाया नेटवर्क एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस का, पोल्यूशन लोड को असेस और ध्यान रखा, असेसमेंट किया, सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडीज़ करी, एक इम्प्लीमेंटेशन एक्शन प्लान का प्रिपेयर किया मेजर सिटीज़ के लिए या क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज़ के लिए। उसके बाद में पब्लिक को भी अवेयर करा है, जनता को भी अवेयर करा है। तो ये हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है साथियों। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। व्हाट्सएप से लेके बाकी सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर जगह कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी। आप मुझे फॉलो करिए, वीडियोस फेसबुक पे मिलती हैं वैसे तो। बाकी ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।